नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हम प्रतिदिन प्रत्येक राजनीतिक विषय पर हमारा प्रयास होता है कि उसका विश्लेषण लेकर आपके समक्ष रूबरू हो। और आज चूंकि प्रधानमंत्री का बिहार दौरा था, नरेंद्र मोदी मोतिहारी में थे और मोतिहारी से प्रधानमंत्री ने कई ऐलान किए, नीतीश कुमार ने भी कई ऐलान किया और लगातार चूंकि ये चुनावी वर्ष है तो ऐलानों की तो झड़ी लग गई है प्रधानमंत्री द्वारा और मुख्यमंत्री के द्वारा। अभी हमने देखा कि आज से ही मुख्यमंत्री कैबिनेट की मीटिंग में 125 यूनिट तक बिजली फ्री करने वाले हैं। आज मुख्यमंत्री ने जो विधवा पेंशन, बुजुर्ग पेंशन, विकलांग पेंशन जो पहले मात्र 400 रुपया हुआ करता था उसे बढ़ाकर 1100 रुपया कर दिया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि 6 लाख सरकारी कर्मचारियों को बहाल किया जा चुका है और 2 लाख बहाली की प्रक्रिया जारी है और अगले 5 वर्षों के अंदर नीतीश कुमार ने घोषणा किया है कि 1 करोड़ रोजगार हम सृजित करेंगे। मतलब घोषणाओं की बारिश हो रही है। इतना ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री ने कई ऐसी योजनाओं की घोषणा की है जिन योजनाओं के नाम पर पिछले विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश कुमार कहा करते थे, जब उन्हीं मुद्दों की घोषणा जब तेजस्वी यादव कर रहे थे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव पर कटाक्ष किया करते थे कि इन सब योजनाओं को पूरा करने के लिए पैसा क्या अपने बाप के घर से लाओगे या फिर होटवार जेल से लाओगे। और आज नीतीश कुमार उन्हीं घोषणाओं को अमल में ला रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 हमारा आज का मुद्दा है कि प्रधानमंत्री भी लगातार बिहार पर एक तरह से कृपा बरसाए हुए हैं। जिस तरह से निर्मल बाबा का कृपा बरसता था वो तो मैं नहीं कह सकता, चूंकि निर्मल बाबा तो 10 के गड्डी से नोट निकाला करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जो एक बात तय है कि पटना से दिल्ली के ट्रेन की लाइन लग चुकी है और पटना से दिल्ली की ही नहीं बल्कि आप कहेंगे तो कई ऐसे शहरों से, मोतिहारी से भी आपने देखा कि अभी दरभंगा के लिए एक ट्रेन चालू हुई है, पटना से दिल्ली तक के लिए फिर आज एक ट्रेन की घोषणा की गई है, ट्रेन की उद्घाटन किया गया है। ऐसे कई विकास के कार्यक्रम केंद्र सरकार के द्वारा भी घोषित किए गए हैं। प्रधानमंत्री आज मोतिहारी की रैली में चर्चा कर रहे थे कि मखाना को जीआई टैग मिलने के बाद किस प्रकार से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। मखाना का दाम जो बढ़ा है उस पर प्रधानमंत्री प्रकाश डाल रहे थे कि इससे सबसे ज्यादा फायदा अगर हुआ है किसी को तो बिहार के मखाना उत्पादकों को ही हुआ है, क्योंकि मखाना की सर्वाधिक खेती बिहार में ही की जाती है। तो एक तरीके से दावा यह है प्रधानमंत्री नीतीश कुमार का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कि बिहार में आज तक ऐसा विकास की गंगा कभी नहीं बही थी। तुलना भी नीतीश कुमार ने की लालू प्रसाद यादव के और राबड़ी देवी के शासनकाल से कि उस समय में किस प्रकार से लालू राबड़ी शासनकाल में बिहार का बजट ही 32,000 करोड़ का हुआ करता था। आज 3 लाख करोड़ से अधिक का बजट है, मतलब 10 गुना बजट का साइज बिहार में बढ़ चुका है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये विकास की योजनाएं एनडीए को चुनाव जिताने के लिए पर्याप्त है या फिर बीजेपी अपने जैसे हम लोग बिहार के लोग कहा करते हैं दशहरा या सरस्वती पूजा या लक्ष्मी पूजा में जब मूर्तियों का भसान होता है तो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी, तो उसी प्रकार से हर चुनाव की भांति इस चुनाव में भी क्या बीजेपी चुनाव लड़ेगी हिंदू मुसलमान पर या नरेंद्र मोदी के और नीतीश कुमार के विकास के ऐलान पर। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बिहार के वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक श्री निशित कुमार राणा जी। स्वागत है निशित जी। नमस्कार। प्राइमरी कमेंट आपका, आज प्रधानमंत्री की सभा, विकास का ऐलान और साथ में बीजेपी का तकिया कलाम हिंदू मुसलमान, किस पर बीजेपी चुनाव जीतेगी और लड़ेगी? नहीं प्रदीप जी, आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो घोषणा हुई है तो मैं समझता हूं ये बिहार के विकास के लिए, विकास की गति को बढ़ाने के लिए मील का पत्थर साबित होगा और ये केवल चुनावी घोषणा नहीं है। आप इसको इस रूप में देखें कि मोदी जी ने हिंदू मुसलमान की तो कोई बात की नहीं है, वो तो जन कल्याणकारी योजनाओं की बात कर रहे थे।
वो तो विकास की बात कर रहे थे। एक आपने कहा, मैं टोक देता हूं बीच में, चूंकि आपने कहा हिंदू मुसलमान की बात ऐसी रैलियों में नहीं की जाती। जैसे मान लीजिए हिंदू मुसलमान की बात तो मोदी जी नहीं करेंगे, लेकिन मोदी जी के जो सिपा सलार है बिहार में आकर वो तो करेंगे ना। वो तो कहेंगे कि बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दों पर भले ही घुसपैठी को बाहर निकालेंगे नहीं, लेकिन घुसपैठ को मुद्दा बनाएंगे। मैंने ये बात मैं कह रहा हूं कि घुसपैठ को मुद्दा बनाएंगे। आरजेडी को सांप्रदायिक पार्टी, कांग्रेस को सांप्रदायिक पार्टी घोषित करेंगे। नहीं प्रदीप जी, आज का जो उनका भाषण था, तो उस भाषण पे भाषण में कहीं भी कोई भी इस तरह की बात तो आई नहीं है। हिंदू मुसलमान की बात हो या सांप्रदायिकता की बात हो या फिर राष्ट्रवाद की बात हो, उन्होंने केवल विकास से संबंधित जो एक प्रकार से जो है उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। और इसमें मैं नहीं समझता हूं कि हिंदू मुसलमान की कोई जो है उस तरह की कोई चुनावी बात हुई हो। जहां तक नीतीश जी का सवाल है, रोजगार का सवाल है, तो आप ये बताइए कि भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जो इतने बड़े पैमाने पर युवाओं को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने तो रोजगार देके साबित किया है कि हम रोजगार दे रहे हैं। एक मिनट निशित जी, यही बात तो मैं जानना चाहता था कि निशित जी ने साबित किया है, तो फिर पिछले चुनाव के दौरान प्रचार में निशित जी ने ये क्यों कहा कि बिहार की जो आर्थिक अवस्था है इस बात का परमिशन नहीं देता कि हम 6 लाख सरकारी नौकरी के लिए वैकेंसी निकाल सके। और इसी पर नीतीश कुमार ने कहा था कि पैसा कहां से लाओगे, बाप के घर से लाओगे या होटवार जेल से लाओगे। नीतीश कुमार का ये भाषण बहुत ही पॉपुलर है। जब नीतीश कुमार ने कहा था कि ये पेंशन बढ़ाने की बात हो, बिजली फ्री करने की बात हो या फिर शिक्षकों की बहाली की बात हो, नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव पर ही हमला किया था और कहा था कि बाप के घर से पैसा लाओगे। और आज तो नीतीश कुमार फिर 1 करोड़ नौकरी देने की बात कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार कहां से पैसा लाएंगे, सवाल ये उठ रहा है ना। यही बात तो प्रदीप जी है कि डबल इंजन सरकार का यही तो फायदा है। अब तो उनको अलग से बोनस मिल रहा है। बिहार को प्रधानमंत्री मोदी जी क्या बोल के गए कि पूर्वी भारत का तभी विकास होगा जब बिहार का विकास होगा। बिहार को वो कितने जगहों से तुलना कर रहे थे कि बंगलोर बनाना है, जयपुर की तरह बनाना है, टूरिस्ट प्लेस बनाना है। तो देखिए, ये बात तो स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन में बिहार प्रायोरिटी है। बिहार को डेवलप करना, बिहार में विकास की गति को तेज करना, उनका जो भी योजना है उसमें बिहार को प्रमुखता देना, और उसी की भाषा बोल रहे थे, वही बात वो कर रहे थे, वही रोड मैप वो दे रहे थे। और नीतीश कुमार जी, जहां तक रोजगार की बात आपने बोली, तेजस्वी यादव के साथ मिल करके 2 बार बिहार में जो एक तरह से बेपटरी हो गई थी सरकार, उसी का तो खामियाजा भुगत रहे हैं। नहीं तो आज बिहार कहां तरक्की पहुंच गई होती। और इस बात को नीतीश जी भी स्वीकार करते हैं कि हमने गलती की है। उन्होंने कई भाषण में इस बात को स्वीकार किया कि हमने आरजेडी के तरफ जा करके, भारतीय जनता पार्टी से अलग हट करके गलती की है। उनको पछतावा हो रहा है। आज बिहार कहीं और होता, विकास के पायदान पर बिहार जो है कहीं जो है तरक्की के शिखर पर, बुलंदी पर पहुंचा हुआ होता। लेकिन उन्होंने 2 बार जो भाजपा के साथ अलग हट करके गलती की है। आप याद कीजिए, शुरू में जो 5 साल नीतीश जी का शासनकाल था, वो तो जंगल राज से बिहार को और कानून राज में बदलने में उनका सारा ऊर्जा खर्च हो गया। वो सुशासन स्थापित करने में ही नीतीश जी का 5 साल बीत गया। और जब पटरी पर हाँ बोला जाए, नीतीश कुमार के 5 से 10 का जो कार्यकाल था उसके नाम पर कितने साल वोट मांगेंगे नीतीश कुमार। सवाल दूसरा है। मेरा सवाल यह है कि ये सब बातें आपकी सही है। मेरा सीधा साधा सवाल था कि नीतीश कुमार ने इन्हीं कारणों से, जिन घोषणाओं को नीतीश कुमार कर रहे हैं, आज जिन वादों को पूरा कर रहे हैं, उन्हीं वादों के आधार पर उनका हमला तेजस्वी यादव पर था। एक दूसरा सवाल यह है
कि प्रायः आप देखिए अधिकतर चुनाव में, पिछला विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव याद कीजिए, बीजेपी ने तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के जो हेलीकॉप्टर में मछली का कांटा दिखाने वाला सीन था, उसको बीजेपी ने मुद्दा बनाया था। पिछले लोग, उसके पहले के चुनाव में आपको याद होगा कि राहुल गांधी को जो मटन बनाना सिखा रहे थे लालू यादव सावन के महीने में, उसको बीजेपी मुद्दा बना रही थी। और आज ललन सिंह जो है मटन बना के पूरा भोज दे रहे हैं लखीसराय में, तो वो चीज बीजेपी को नहीं दिख रहा है क्या? नंबर एक। नंबर दो कि जैसे आप देखेंगे अभी जैसे जैसे चुनाव का नजदीक आता जाएगा, हर बार की तरह भारतीय जनता पार्टी चुनाव में फिर से हिंदू और मुसलमान लेकर आएगी किसी न किसी बहाने। तो सवाल ये है कि, और बीजेपी के लोग ये बात बोलते भी है कि भाई विकास तो एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। बीजेपी के लोगों का ये बयान है कि विकास तो एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, बीजेपी विकास से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, लेकिन चुनाव जीतने के लिए बिना हिंदू मुसलमान किए हुए बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती। इस बात की मैं सच्चाई पर आपसे मुहर लगवाना चाहता हूं, कितना सच है इसमें, कितना झूठ है। प्रदीप जी, चुनाव जीतने के लिए बीजेपी हिंदू मुसलमान नहीं करती है, आप इस बात को समझिए। जो बीजेपी विरोधी लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, वो धार देने का काम करते हैं। शायद उनको अगर सद्बुद्धि आ जाए तो चुनाव में कभी हिंदू मुसलमान वाली स्थिति हो ही नहीं। वो इस प्रकार का भाषण देते हैं, इस प्रकार की भाषा बोलते हैं कि न चाहते हुए भी हिंदू वोट बैंक गोलबंद होता है, इसलिए कि उनको मुस्लिम वोट लेना है। वो हिंदू मुसलमान है आप मौका कौन देता है? बीजेपी बिहार में 40 लोकसभा सीट है, एक में भी मुसलमान को उम्मीदवार बनाती है क्या? बिहार में 243 विधानसभा सीट पर बीजेपी 100 सीट लड़ती है, किसी मुसलमान को उम्मीदवार बनाती है क्या? अपना वरिष्ठ नेता बताइए, मतलब मुख्तार अब्बास नकवी जैसे नेता को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाता है, शाहनवाज हुसैन जैसे लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाता है, ना एमएलसी बनाया जाता है, ना लोकसभा ना राज्यसभा, कहीं विधान परिषद कहीं नहीं। नहीं प्रदीप, ये बीजेपी के आंतरिक संगठन की बात है, इस पर हम लोग चर्चा नहीं कर सकते हैं कि शाहनवाज जी को मंत्री क्यों नहीं बनाया गया। या आपसे हम बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में सवाल नहीं पूछ रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी जी के रूप में आपसे सवाल कर रहे हैं। नहीं, आपका कहना सही है। मुख्तार अब्बास नकवी जी मंत्री रह चुके हैं, शाहनवाज जी मंत्री रह चुके हैं, लेकिन फिर दोबारा इन लोगों को मौका क्यों नहीं मिला? क्या परिस्थिति थी संगठन में, उसकी क्या भूमिका थी, वो तो पार्टी स्तर के लोग जवाब देंगे, वो तो पार्टी संगठन की बात है, उस पर हम लोग चर्चा। रही बात मुस्लिम को टिकट देने की, तो मुस्लिम या अल्पसंख्यक जब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ उसके मुख्य धारा में नहीं जुड़ेंगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी किस आधार पर मुस्लिम को टिकट देगी? आखिर चुनाव जीतना ये भी तो एक लक्ष्य होता है। चुनाव में जब हम लड़ रहे हैं, चुनाव में जब जा रहे हैं, तो हम किस चीज पर किस कैंडिडेट को उम्मीदवार बनाए कि वो चुनाव जीत कर आए, ये सबसे बड़ी बात होती है। आज भारतीय जनता पार्टी के, देखिए प्रदीप जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। बिहार की जो चुनाव है, निश्चित रूप से ये आप समझ रहे होंगे कि बिहार में चुनाव कहीं ना कहीं जातीय आधार पर गोलबंद होगी, और इस स्थिति में एनडीए का जो जातीय समीकरण है वो पूरा एक तरह से, चलिए आप हाँ बोलिए, आप बोलिए। हाँ, बोल रहे हैं कि बिहार की जो जातीय समीकरण की स्थिति है, अगर एनडीए के घटक दल पूरी मजबूती के साथ एक साथ रह गए, उसमें किसी प्रकार का विरोधाभास ना हुआ, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और जदयू के लोग, बीजेपी के लोग अगर चुनाव मिलकर लड़े, तो आप देख लीजिए कि जातीय समीकरण भी एनडीए के पक्ष में, और हिंदू मुस्लिम करने की यहां तो जरूरत ही नहीं है बीजेपी को। बिहार की जनता इस बात को समझ रही, मैं यही बात आपको बता रहा था कि नीतीश कुमार करेंगे। अभी जैसे आपने ललन सिंह का उदाहरण दिया,
प्रदीप जी, आप ये देखिए कि पिछली बार हेलीकॉप्टर में और मुकेश सहनी और तेजस्वी जी मछली खा करके एक तरह से हिंदू को चिढ़ाने का काम कर रहे थे। अभी ललन सिंह ने जो भोज दिया वो खुला भोज था, उसमें जनता जनार्दन शरीक थी और उन्होंने 2 पार्ट में उसको नॉनवेज और वेज, जो सावन मानते हैं उनके लिए अलग, जो सावन नहीं मानते हैं उनके लिए अलग। तो उन्होंने तो कोई ऐसा मौका नहीं दिया कि हम जो है सनातन के विरुद्ध काम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि सनातन धर्म मानने वाले सारे लोग सावन में नहीं खाते हैं। निश्चित जी, सावन में नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, उसका वैज्ञानिक कारण भी है। उसके पीछे वैज्ञानिक कारण है, उसके पीछे केवल जो है ये हिंदुओं का पर्व का त्योहार है, सावन भोलेनाथ का महीना है, ऐसा नहीं। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है कि सावन महीने में नहीं खाना चाहिए नॉन वेजिटेरियन फूड। आप प्रदीप जी, आप जबरदस्ती किसी को तो नहीं समझा सकते। मैं ये कह रहा हूं कि सनातन धर्म मानने वाले बहुत सारे लोग नॉनवेज खाते हैं, नहीं खाते, तो वो तो एक जनरल मीटिंग थी, सभा थी, उसमें जो है जनता जनार्दन उसमें शामिल थी, तो वो एक भोज के रूप में उसको देखा जाए और उसमें दोनों तरह की व्यवस्था थी। तो वो सनातन के विरुद्ध कुछ ऐसा ललन सिंह ने काम किया, मैं नहीं समझता। नहीं, तो फिर लालू यादव ने कौन गलत काम किया था जब राहुल गांधी को मटन बनाना सिखा रहे थे? ये ऐसा वो एक दूसरा दृश्य था, उसमें ऐसा लग रहा था कि वो एक तरह से सनातन को चिढ़ाने का काम कर रहे हो। खैर, ये छोटी बातें हैं, इस पर हम लोगों को विवाद नहीं करना चाहिए, वो जनता पर छोड़ दीजिए, जनता उसे किस रूप में लेती है। इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सारे राष्ट्रवादी लोग, भारत में रहने वाले जो भी सनातन को मानने वाले लोग हैं, हिंदू वोट बैंक तो गोलबंद होगा ही, उसमें कहीं कोई संदेह तो नहीं रह जाता है। ऑपरेशन सिंदूर अभी हाल का घटनाक्रम है, तो मोदी जी को अपने भाषण में हिंदू मुसलमान करने की आवश्यकता कहाँ है? राष्ट्रवादी वोट बैंक तो गोलबंद है ही, जातीय समीकरण भी गोलबंद है। हम विकास की बात करना चाहते हैं, हम विकास की बात करना चाहते हैं। प्रदीप जी, आप आकलन कीजिए कि 15 साल 20 साल जो लालू जी का शासनकाल था, उससे पहले कांग्रेस का शासनकाल था, बिहार की क्या स्थिति थी। आज बिहार विकास के पटरी पर है और जन कल्याण के लिए अगर नीतीश जी कोई घोषणा कर रहे हैं, बिजली अगर 125 यूनिट माफ कर रहे हैं, वृद्धा पेंशन अगर जो है 400 रुपये से 1100 रुपया बढ़ा रहे हैं, तो आप इसको केवल चुनावी दृष्टिकोण से नहीं देखी। अब रही बात कि राजस्व कहां से आएगा, तो यही तो डबल इंजन सरकार के कारण जो है ताकत मिल रहा है और उसके कारण ये घोषणा हो रही है। और अगर नीतीश जी घोषणा नहीं करेंगे तो झारखंड की तरह कोई विपक्षी पार्टी घोषणा करेगी। एक मिनट भाई साहब, आप चुनाव से 3 महीना पहले 125 यूनिट बिजली फ्री करते हैं, 1100 रुपया महीना देते हैं पेंशन 400 से बढ़ाकर, चुनाव से 3 महीना पहले। तो इसको चुनावी घोषणा नहीं कहिएगा तो इसको क्या कहिएगा भैया, आप बताइए। आप अगर चुनाव जीत कर आए, आप इसको चुनावी घोषणा ही मानिए, लेकिन नीतीश जी ने तो करके दिखाया ना। वो सामर्थ्यवान है, सक्षम है, वो कर रहे हैं। दूसरे लोग तो केवल घोषणा करें, अगर नीतीश जी नहीं करेंगे तो दूसरा घोषणा करेगा। झारखंड में बीजेपी की हार का क्या कारण है बताइए? वहां अगर माई बहन योजना में अगर 2500 रुपया प्रत्येक महिला को देने की घोषणा अगर हेमंत सोरेन सरकार ना की होती, तो आज वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती। तो आखिर कुछ तो चुनावी घोषणाएं होती हैं, चुनावी लॉलीपॉप होता है जो हर पार्टी को देना ही पड़ता है। लेकिन मेरा कहना यह है कि बिहार में विकास की किरण दिखाई पड़ रही है, अभी तो पटरी पर आया है। अब आगे औद्योगिक विकास की बात होनी चाहिए और औद्योगिक विकास की ओर प्रधानमंत्री का ध्यान है। उन्होंने अपने संबोधन में इस बात का आश्वासन बिहार की जनता को दिया है, हमें और 5 साल मौका देना चाहिए। इस ओर बिहार की जनता का मन जो है, मन और मिजाज जो है, हमको लगता है कि बना हुआ है। चलिए देखते हैं कि वोट जो है प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार के विकास के ऐलान पर गिरता है कि बीजेपी को फिर से एक बार, ठीक है, हर बार की तरह इस बार भी हिंदू मुसलमान करने की जरूरत पड़ती है। भगवान करे कि चुनाव बिहार का विकास के मुद्दे पर लड़ा जाए, किसी भी दल को, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो विपक्ष हो,
किसी को भी हिंदू और मुसलमान करने की आवश्यकता न पड़े, क्योंकि आज हम ये नहीं कह सकते कि केवल भारतीय जनता पार्टी करती है, बल्कि प्रायः कोई खोलकर कोई छुपे रूप से, लेकिन हर कोई न हिंदू मुसलमान करे लेकिन जाति पाति करती है। हर कोई समाज को बांटकर जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी कि डिवाइड एंड रूल, वही करने का प्रयास करता है। ऐसा कई राजनीतिक विश्लेषक कहा करते हैं कि देश के अंदर, या और सबसे बड़े बिहार के लालू प्रसाद यादव जब जिन दिनों मुख्यमंत्री थे वो 1995 में, तो कई वरिष्ठ देश के पत्रकार उन दिनों लालू प्रसाद यादव से मिले और जो परिस्थितियां थी बिहार की उनको बताया कि भाई बिहार में तो कुछ हुआ नहीं, सड़क है, सड़क में केवल गड्ढा दिख रहा है, गड्ढा में ही कहीं कहीं सड़क दिख जाता है। तो लालू प्रसाद यादव ने मजाक में कहा कि मैं अगली बार जब सरकार बनाऊंगा तो बिहार की सड़कें हेमा मालिनी की गाल की तरह बना दूंगा मैं। ठीक है, ये लालू प्रसाद यादव का था। और उसके बाद जाते जाते उन्होंने कहा था कि बुड़बक हो तुम लोग, लगता है बिहार को जानता नहीं है, बिहार में कभी भी विकास से चुनाव नहीं जीती जाती, यहाँ पर चुनाव जीता जाता है जातीय धार्मिक ध्रुवीकरण से। यहाँ पर लोगों को भड़काकर ही चुनाव जीता जा सकता है, कभी भी किसी को शांति सुव्यवस्था देकर चुनाव जीतना मुश्किल है। ये लालू प्रसाद जी का ही कहना था। और उसी रास्ते पर आज प्राय बिहार के प्राय राजनीतिक दल, बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में लगभग वही परिस्थिति है। सच्चाई है कि विकास के नाम पर चुनाव जीतना, कई ऐसे उदाहरण पहले भी रहे हैं। 2004 का सबसे बड़ा उदाहरण है जब अटल बिहारी वाजपेयी के समय में उन्होंने चुनाव तय समय से 6 महीना पहले कराया, इस उम्मीद में कि हम तो भारत उदय के रथ पर सवार हैं, इंडिया साइन कर रहा है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू को आधुनिक विचार वाला सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री माना जाता था उन दिनों। हैदराबाद साइबर सिटी के रूप में डेवलप कर रहा था, लेकिन फिर भी आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू भी चुनाव हार जाते हैं विधानसभा का, और अटल बिहारी वाजपेयी भी लोकसभा चुनाव हार जाते हैं। लोग कहते हैं कि भारत उदय हो गया। भारत उदय हो गया मतलब अटल बिहारी वाजपेयी चले गए, ये कटाक्ष किया जाता है, इसलिए कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार केवल विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही थी। इसीलिए लोग कहते हैं ऐसा है कि विकास तो एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी वरिष्ठ नेता से आप बातचीत कीजिए, वो यही बोलेंगे कि विकास तो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, उसको चुनाव से कोई मतलब नहीं होता है। ये केवल कहने के लिए चुनावी मुद्दा बनता है विकास। आपको एक और उदाहरण मैं दिलाऊं, 2022 का विधानसभा 2017 का विधानसभा चुनाव याद कीजिए, जब गुजरात में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की सांस अटका दी थी गले में। किसी तरीके से बीजेपी वहां चुनाव जीतकर अपनी प्रतिष्ठा बचा पाई थी। याद कीजिए उन दिनों हार्दिक पटेल, ठीक है, जिग्नेश मेवानी और एक ठाकुर, ये तीनों की तिकड़ी बहुत पॉपुलर हुआ करती थी, और इन तीनों ने मिलकर राहुल गांधी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी को पानी पिला दिया था। किसी प्रकार से इज्जत बचाते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन पाई थी। वहां पर मुद्दा क्या था याद है? मुद्दा था विकास कहाँ गायब है। चुनाव विकास पर नहीं हुए थे, विकास केवल बहाना था। उस चुनाव में भी चुनाव हुए थे हार्दिक पटेल की जाति, ठाकुर की जाति और जिग्नेश मेवानी की जाति पर। इसीलिए वहां नरेंद्र मोदी के गले में सांस अटक गई थी कि अब क्या होगा। प्रधानमंत्री के राज्य में प्रधानमंत्री चुनाव हार रहे हैं और राहुल गांधी एकदम विजय रथ पर सवार थे। किस्मत थी नरेंद्र मोदी की, बच गए थे। तो ऐसा अपने देश का इतिहास रहा है। इसीलिए हमारा सवाल था कि जितने भी विकास कार्यक्रम के ऐलान है, चुनावी ऐलान है नीतीश कुमार के और प्रधानमंत्री के, क्या ये काम करेगा या फिर आने वाले दिनों में फिर से बिहार विधानसभा चुनाव में हिंदू मुसलमान होगा? हम देखते हैं राजनीतिक दल तो ग्राउंड बना ही रहे हैं। ये जो SIR चल रहा है उसके पीछे भी यही मकसद है। तेजस्वी यादव लगातार कर रहे हैं कि एक खास वर्ग के मतदाताओं का नाम काटने की साजिश चुनाव आयोग रच रहा है भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए। ऐसा तेजस्वी यादव का कमेंट है, आरोप है। देखते हैं क्या होता है। दोनों तरफ से तलवारें तन चुकी है, विजय रथ पर अग्रसर है दोनों पार्टियां। विजय किसका वर्ण करेगी देखने की चीज है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार निशित जी, आप हमसे जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।